हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी एग्जामिनेशन को देने जाते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके जाएं। एकेटीयू का तो ये पैटर्न रहा है कि वहां पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वो कई बार रिपीट होते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन को बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो जो 23-24 में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस लाइक देखिए, जैसे जिसमें मैंने स्टार लगा, स्टैटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस, पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन का कैल्शियम का लेके उसका रोल पूछा हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स पूछे हुए हैं, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ बायोसे, एप्लीकेशन ऑफ बायोसे। ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार प्रीवियस एग्जामिनेशन में सेम सेमेस्टर में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे गए थे और जो में स्टार नहीं लगा ग्रीन कलर से वो आपके फ्रेश क्वेश्चंस थे। तो हम अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि 2-3 क्वेश्चन नए हों और बाकी सारे क्वेश्चन रिपीटेड हों। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखिए हम देखते हैं बच्चों किस तरीके से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसमें कौन सी चीजों को आपको मेंशन करना है, हाईलाइट करना है। देखिए इवेल्युएटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे आंसर्स को वो पढ़े, लेकिन वो उन पॉइंट को वहां पे देखना चाहता है जो एक्चुअल में वो चाह रहा है, उसका जो मेन पॉइंट है। तो उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टारलिंग लॉ के बारे में, डिस्क्राइब स्टारलिंग लॉ। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका फ्रैंक स्टारलिंग लॉ भी आ सकता है, स्टारलिंग लॉ भी आ सकता है। ओवरऑल ये दोनों चीजें एक है। फ्रैंक स्टारलिंग लॉ ये कहता है, देखिए वो क्या है ये फ्रैंक स्टारलिंग लॉ। ये हमारा जो है लेफ्ट एट्रियम होता है और दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आप जितना ज्यादा यहां पे क्या डालोगे, लोड ऑफ ब्लड, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते थे, प्री लोड। राइट, देखिए आपको डेफिनेशन तो डिफाइन करनी है, बस जो मेन टर्म आपको यूज करने हैं। देखिए अब आपको प्री लोड का जिक्र करना ही करना है। आप जो भी स्टारलिंग लॉ लिखेंगे उसमें प्री लोड टर्म आना ही चाहिए। तो बेसिकली स्टारलिंग लॉ ये कहता है कि जो ये यहाँ पे लोड होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा, इसकी मसल पे ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड नो डाउट इस पे क्या डालेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो जब किसी बेसिकली वेंट्रिकल में जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिल होता है तो वेंट्रिकल की मसल क्या होती है, स्ट्रेच होती है, और उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ता है, एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है अपने मसल्स में। तो फ्रैंक स्टारलिंग लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप उस मसल में स्ट्रेच देंगे, इट मींस जितना ज्यादा आप यहां पे क्या बढ़ाएंगे, प्रीलोड। और प्रीलोड बेसिकली कहां से आता है, वीनस रिटर्न साइड से। जो वेन्स के साइड से ब्लड वापस राइट एट्रियम में आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल से होता हुआ अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो जितना ज्यादा वीनस रिटर्न होगा, जितना ज्यादा प्रीलोड होगा, उतना ज्यादा वेंट्रिकल की मसल स्ट्रेच होगी और उसको अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो बेसिकली स्टारलिंग लॉ में आपको यह बोलना है कि प्री लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच इन द मायोकार्डियम मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब आप इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं कि प्री लोड जितना ज्यादा, लेफ्ट वेंट्रिकल में स्ट्रेच उतना ज्यादा, तो आपका इवेल्युएटर तुरंत समझ जाएगा कि इस बच्चे को इस फ्रैंक स्टारलिंग लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको इसी तरीके से बेसिकली ये मेंशन करना है। तो ये आपका ये क्लियर हो गया, राइट। मींस फ्रैंक स्टारलिंग लॉ में आपको लिखना है, फ्रैंक स्टारलिंग लॉ स्टेट्स दैट इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेच ऑफ द मायोकार्डियम बाय इंक्रीजिंग द प्रीलोड, तो उसको जो टू टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, आपको मसल का एनर्जी का एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा होगा, राइट। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस में आप क्या करते हो, हम प्रीलोड को बेसिकली कम करना चाहते हैं क्योंकि उसकी मसल में ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से उसकी मसल वो पावर जनरेट नहीं कर सकती। तो फ्रैंक स्टारलिंग लॉ के अकॉर्डिंग हम एंजाइना के ट्रीट में हमेशा प्रीलोड को कम करना चाहेंगे ताकि मसल का स्ट्रेच कम हो और उसकी एनर्जी की जो नीड है वो भी कम हो अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए। तो फ्रैंक स्टारलिंग लॉ आपका क्लियर है। स्टैटिन्स का मैकेनिज्म, देखिए स्टैटिन्स का मैकेनिज्म आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि लीवर में, अब इतनी चीजें जो मैं बोर्ड में लिखता हूं वो आपको आंसर शीट में हाईलाइट करनी है। लीवर में बेसिकली एक पाथवे होता है जिसका नाम होता है मिवेलोनेट पाथवे। कौन सा पाथवे,
मिवेलोनेट पाथवे। अच्छा, ये जो ओवरऑल पाथवे है, इस पाथवे के किसी स्टेप पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। ये कौन सा एंजाइम है? HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। अब ये एंजाइम इस मिवेलोनेट पाथवे के किसी स्टेप पे इन्वॉल्व होता है और ओवरऑल जो मिवेलोनेट पाथवे है वो अल्टीमेटली सिंथेसिस किसके करता है? कोलेस्ट्रॉल के। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ये स्टैटिन्स कैटेगरी की ड्रग होंगी, ये उस मिवेलोनेट पाथवे को बेसिकली क्या करती हैं? इनहिबिट करती हैं। कैसे? बाय इनहिबिटिंग दिस HMG कोएंजाइम रिडक्टेज लाइक एटोरवास्टैटिन। तो ये कंपिटिटिवली, अब आपको ये वर्ड यूज करना है, कंपिटिटिवली ऑल द statins inhibit the HMG coenzyme reductase and thereby inhibit the mevalonate pathway and thereby inhibit the production of cholesterol। अब हुआ क्या? ये चीज हो कहां रही थी? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर क्या नहीं बना? कोलेस्ट्रॉल। तो दूसरी चीज क्या होती है कि लीवर में जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता तो इसके सरफेस पे ये कौन से रिसेप्टर का अपरेगुलेशन करती है? LDL रिसेप्टर का। ये आपके नोट्स में भी मेंशन है, वहां से भी देख सकते हैं, LDL रिसेप्टर का। तो जब ये LDL रिसेप्टर जितने ज्यादा इसके सरफेस पे बनेंगे तो जो ब्लड स्ट्रीम में LDL है उस LDL को क्या करेगा? अपटेक करेगा। क्योंकि ओवरऑल तो ब्लड स्ट्रीम से LDL का लेवल क्या होगा? कम होगा। और हमारा पर्पज ही स्टैटिन्स का ये है कि वो ब्लड स्ट्रीम से LDL के लेवल को, लाइपोप्रोटीन्स के लेवल को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो मींस आपको मिवेलोनेट पाथवे का जिक्र करना है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज का कंपिटिटिवली इनहिबिट करना है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को कम करना है और उसकी पूर्ति के लिए, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की कमी को जो पूरा करने के लिए LDL रिसेप्टर का एक्सप्रेशन बढ़ेगा ऑन द सरफेस ऑफ हेपेटोसाइट्स, लीवर की सेल्स पे, जो LDL का अपटेक कराएंगे और ओवरऑल ब्लड स्ट्रीम में आपका LDL का लेवल क्या होगा? कम होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब अगर यूज का इसका पूछा है, चूंकि 2 मार्क्स में आपका यूज भी पूछा हुआ है, तो यूज में आप लिख सकते हैं लाइक हाइपरलिपिडेमिया में आप इसको यूज कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आप यूज कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्लेक का डिपोजिशन होता है और प्लेक के डिपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ओवरऑल कम करने के लिए आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो चाहे तो एंजाइना पेक्टोरिस हो, आपका हाइपरलिपिडेमिया हो, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, तो यहाँ पे आप इसके यूज को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन को ये इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपका पूछा गया है, इस 23-24 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक ट्रीटमेंट में। तो हाइपोवॉल्यूमिक, बेसिकली हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के ट्रीटमेंट को पूछा गया है। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मींस आपको ये लिखना है कि ये जो शॉक हुआ इसकी मेन वजह क्या थी? लेस ब्लड वॉल्यूम। अब लेस ब्लड वॉल्यूम की वजह देखिए कई हो सकती है। जैसे इसकी वजह होगा कि आपका क्या हो गया हो, एक्सीडेंटल ब्लड लॉस हो गया हो, या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गई हो, जैसे आपको बर्न की प्रॉब्लम हो गई हो, तो भी आपके बॉडी से ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इनके ट्रीटमेंट के लिए, हाइपोवॉल्यूमिक ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें शॉक की वजह लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, सबसे पहला गोल होता है कि वो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हुआ उसको आप किस तरीके से क्या करें? मेकअप करें। तो वहां पे आप आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन देते हैं, रिंगर लैक्टेट देते हैं। यहां पे कोई लड़का RL इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा, अगर लिखता भी है तो पूरा नाम लिखेगा। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन देते हैं। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी क्या देते हैं? क्रिस्टलॉइड देते हैं। ये क्रिस्टलॉइड्स के एग्जांपल है। कोलॉइड्स, आप जैसे आप बर्न का केस है तो वहां पे प्रोटीन भी आपकी कई बार बहुत कम हो जाती है ब्लड में, बर्न के केस में, और उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम, तो उसको मेकअप करने के लिए आप कोलॉइड्स देते हैं, राइट। लाइक बाहर से एल्ब्यूमिन देंगे तो ओवरऑल प्लाज्मा वॉल्यूम मेकअप होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेडिकेशन की अगर बात करें तो वैसोप्रेसर, चूंकि ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए आप वैसोप्रेसर एजेंट देते हैं। वैसोप्रेसर्स लाइक नॉरएपिनेफ्रिन,
तो आप यहाँ पे ओवरऑल हाइपोवोलेमिक शॉक के ट्रीटमेंट में आप लेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बर्न का जिक्र करते हुए इसके क्रिस्टलॉइड फॉर्म के एग्जांपल, कोलाइड फॉर्म के एग्जांपल जो कि बेसिकली बर्न में यूज करते हैं, और वैसोप्रेशर मेडिकेशन का जिक्र करेंगे, तब आपका 2 मार्क्स का ये आंसर कंप्लीट होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिकली न्यूअर H1 एंटीहिस्टैमिनिक को फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक से आपको कंपेयर करना है। तो देखिए बच्चा यहां पे कई बार कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें था कि H1 एंटीहिस्टैमिनिक्स की 2 क्लास थी, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। देखिए बच्चों, फर्स्ट जनरेशन जो है ये ओल्ड है, सेकंड जनरेशन हमारी न्यूअर ड्रग है। तो बेसिकली यहां पे जो न्यूअर H1 एंटीहिस्टैमिनिक पूछ रहा है, ये सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक की बात कर रहा है। और क्या पूछा है कि आप सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक को कंपेयर करिए फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक से। तो ये काफी आसान है, तो इसमें आपको फटाक से क्या करना पड़ेगा, लाइक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक्स। तो यहां पे आप देखिए इस तरीके लाइक सीएनएस के पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ये ओल्ड टाइप है, ये सीएनएस पेनिट्रेशन यहां पे ज्यादा था, यस था। अच्छा, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम भी क्या आती थी, सिडेशन की आती थी, सिडेशन होता था, यस। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक्स बेसिकली ये नॉन सेलेक्टिव थी, रिसेप्टर की जो बाइंडिंग थी वो H1 को तो बाइंड करती ही करती थी, साथ में साथ ये सीरोटोनर्जिक रिसेप्टर को बाइंड करती थी, मस्कैरेनिक रिसेप्टर को बाइंड करती थी, एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को भी बाइंड करती थी। मेरा कहने का पर्पज है कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टैमिनिक्स में सीएनएस पेनिट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सिडेशन का साइड इफेक्ट था, सीरोटोनर्जिक, मस्कैरेनिक एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती थी। यही वजह थी कि इनमें कई सारे जो साइड इफेक्ट थे वो ज्यादा थे, लाइक ब्लड विजन था, यूरिनरी रिटेंशन था। तो इस तरीके से आप इसको, कॉन्स्टिपेशन था, तो ये आप यहां पे फर्स्ट जनरेशन में मेंशन करेंगे। सेकंड जनरेशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेकंड जनरेशन ज्यादा एडवांस है, ये सीएनएस में पेनिट्रेशन इतना, सीएनएस में पेनिट्रेशन इनका नहीं होता, ना नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से इसमें कौन सा साइड इफेक्ट नहीं होता, लाइक सिडेशन का साइड इफेक्ट नहीं होता। इनमें चूंकि मस्कैरेनिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी या सीरोटोनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी या अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और ना होने की वजह से बेसिकली यहां पे क्या है कि इनमें जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स थे, लाइक मस्कैरेनिक को ब्लॉक करने की वजह से एंटी सीरोटोनर्जिक जो साइड इफेक्ट्स थे वो इनमें नहीं है, यूरिनरी रिटेंशन, आपका ब्लड विजन, ये सब इसमें नहीं है। बच्चों फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में एक चीज और है कि यहां पे जो इनका लाइफ पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। कैसा होता है, शॉर्ट होता है, और वो लाइफ पीरियड शॉर्ट कितना होता है, 4 to 6 आवर्स, जबकि यहां पे से होता है 12 to 24 आवर्स। तो इस वजह से इनको आप एक ही दिन में कई बार मल्टीपल डोजिंग इनकी रिक्वायर्ड होती है, जबकि सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स की लॉन्ग हाफ लाइफ की वजह से मल्टीपल डोजिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज आपस में कंपेयर करके डिफरेंस यहां पे आप बताएंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि कंपेयर द न्यूअर H1 एंटीहिस्टामिनिक्स मींस सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स विद फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। तो ये आपका पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन क्लियर है, राइट। आपको हाईलाइट करना है उन पॉइंट्स को, एग्जैक्टली कहानी नहीं बनानी उसमें। डिफाइन एंड क्लासिफाई ऑटोकॉर्ड्स। तो ऑटोकॉर्ड्स जब आप क्लासिफाई करें तो ऑटोकॉर्ड्स में देखिए 2-3 वर्ड जरूर आने चाहिए। एक वर्ड आपका ऑटोकॉर्ड्स में आना चाहिए कि ये क्या है, एक तरीके से लोकल हार्मोन्स। ये किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। अब ये वर्ड आना चाहिए कि इसका इन्वॉल्वमेंट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रोल में है। अच्छा, ये इनकी जो लाइफ पीरियड होता है बहुत ही शॉर्ट होता है। लोकल हार्मोन मींस ये कैसे एक्ट करते हैं, लोकली या नियर बाई सेल में, या किसमें, नियर बाई सेल में। तो ऑटोकॉइड्स आर द लोकल हार्मोन, दे एक्ट्स लोकली and play a role in the maintaining of pathological and physiological response,
and naturally the autocoids have the short half life. वो वहां पे जल्दी से बनेंगे एट द टाइम ऑफ इन्फ्लामेशन, पेन, ये सब एंड होम्योस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वहां पे लोकली डिग्रेड कर दिए जाते हैं। तो ये ऑटोकॉइड्स की बात हो गई। अगर इसमें बेसिकली हम इनके जैसे ऑटोकॉइड्स का आपका ये पूछा क्लासिफाई ऑटोकॉइड्स, तो आपको लिखना है जैसे एमीन डेरिवेटिव आपके ऑटोकॉइड्स होते हैं, लिपिड डेरिवेटिव आपके बेसिकली ऑटोकॉइड्स होते हैं, राइट। अब आपका पेप्टाइड्स डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स होते हैं, आपके साइटोकाइंस फैमिली के ऑटोकॉइड्स होते हैं, या एंडोजीनियस गैसेस होती हैं। तो एमीन में जैसे आपका आ गया हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ये आप लिख सकते हो। आप लिपिड डेराइव्ड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 इसका जिक्र कर सकते हो। पेप्टाइड में आपका एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइन ये लिख सकते हो। साइटोकाइंस में आपका लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या इंटरल्यूकिन। एंडोजीनियस गैसेस में आप जिक्र कर सकते हो नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप ये आपका आंसर फुल कंप्लीट माना जाएगा जिसमें आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो एटलीस्ट इन वर्ड्स का जिक्र हो और इस तरीके से आपके एग्जाम्पल रिटन हो। तो ये आपका हो गया ऑटोकॉइड्स और क्लासिफाई देम, राइट। नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन। तो इसमें आपको 3 जगह डिफरेंस बताने हैं, बोन में, किडनी में एंड इंटेस्टाइन। पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, क्या पूछा है आपसे, कैल्सिटोनिन। बच्चों एक चीज आप ट्रिक यहाँ पे याद रखिएगा, जो पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन होता है वही विटामिन डी का हो सकता है, क्योंकि 23-24 में हो सकता है पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिटोनिन पूछा, विटामिन डी एंड कैल्सिटोनिन पूछ ले, तो वो आप एक कोरिलेशन बना के चलेंगे, नोट्स में भी वो दिया हुआ है। तो ओवरऑल देखिए पैराथायराइड हार्मोन ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, जबकि ये ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर रहा है। तो बस अब कुछ भी नहीं बचा, बोन में आपको रिजॉर्प्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है बाय एक्टिवेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट। जितना ज्यादा ऑस्टियोक्लास्ट एक्ट करेगा, बोन रफल्ड होगी, ब्रेक होगी, और उसका कैल्शियम कहां आएगा, ब्लड प्लाज्मा में, तो ओवरऑल कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दिया। किडनी में अगर देखें तो किडनी में चूंकि ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, आपका टारगेट केवल इतना होना चाहिए कि ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है लर्न करने के पर्पज से, तो आप यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को क्या करोगे, बढ़ाओगे, राइट। जबकि कैल्सिटोनिन इंटेस्टाइन में अगर इसका देखें तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है, तभी ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ये वाया इंक्रीजिंग विटामिन डी, मतलब ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है, विटामिन डी को सिंथेसिस को इनहेंस करके पैराथायराइड हार्मोन इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। कैल्सिटोनिन में जस्ट अपोजिट आपको लिख देना है, उसको मैं यहां राइट नहीं कर रहा हूं, रिजॉर्प्शन को कम कर देना है, रीएब्जॉर्प्शन को कम कर देना है, मींस एक्सक्रीशन को बढ़ा देना है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है तो यहां एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देना है। इट मींस ओवरऑल आपका ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को कम करना है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्सिटोनिन। तो ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको लिखने का एक पैटर्न पता होना चाहिए, और ऐसा लिखना चाहिए ताकि इवेल्युएटर को एकदम से क्लियर हो जाए बच्चा क्या लिख रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें आपको फटाक से क्या करनी है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करना है। हाइपोथैलेमस हो गया आपका बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, आपका थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, एड्रिनल मेडुला हो गया, पैंक्रियाज हो गया, पैंक्रियाज, और आपका बेसिकली लाइक कई ग्लैंड हैं आपकी, पैंक्रियाज हो गया, इस तरह आपका पिनियल, गोनेड्स, और आपका बेसिकली लाइक किडनी एंड हार्ट भी इसमें आपको लिखना है। तो आपका ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे आप देखिए हाइपोथैलेमस से आप जितने रिलीजिंग हार्मोन है, चाहे तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी से आपको स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ट्रॉफिक हार्मोन, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, आप जितने ग्रोथ हार्मोन जितने हार्मोन पढ़े हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, थायराइड से T3 T4 T3 T4 एंड T3 T4 एंड कैल्सिटोनिन,
पैराथायराइड हार्मोन से पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स, एड्रिनल मेडुला से आपका इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जबकि पैंक्रियास से आपका बेसिकली क्या निकलेगा, पैंक्रियास से, तो पैंक्रियास से आपका इंसुलिन निकल रहा है, ग्लूकागॉन निकल रहा है, सोमेटोस्टेटिन निकल रहा है, राइट। पिनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है, गोनैड से आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहे हैं, किडनी से आपका रेनिन और एंजियोटेंसिन रिलीज हो रहे हैं, राइट। जबकि हार्ट से आपका एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसको एएनपी बोलते हैं, ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट ग्लैंड्स के नाम लिख के उसके सामने हार्मोन्स लिखने हैं। अब यहां पे केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स पूछा है, तो आपको यूजेस में नहीं पढ़ना है कि उसका यूज क्या है, फंक्शन क्या है, आपको टेबल बना के इधर ग्लैंड्स और उधर रिलीज होने वाले हार्मोन्स, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ग्लैंड्स में कंजूसी नहीं करनी कि आपको ग्लैंड्स कम लिख देनी है, एक दो लिख देनी है बस। ग्लैंड्स आपको जितनी मल्टीपल आपको याद है, मैक्सिमम जितनी मैंने बताई उतनी एटलीस्ट लिखनी है। टोकोलाइटिक एंड क्लासिफिकेशन, ये आपका 2 बार स्टार लगा हुआ है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। टोकोलाइटिक वो ड्रग जो आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करें, स्टॉप करें, मींस आप कह सकते हो यूट्राइन रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करती हैं। इनका यूज कब करते हैं, तो जब आपको बेसिकली इमैच्योर, अब ये वर्ड आपके कॉपी में होना चाहिए, इमैच्योर बर्थ कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, टोकोलाइटिक्स, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, राइट, ये यूज करते हैं। अब इसमें आपका क्लासिफिकेशन पूछा है, तो क्लासिफिकेशन तो इसका बहुत ही आसान होता है, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसमें आपका टर्बुटेलिन और रिटोड्रिन वगैरह आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जिसमें नेफेडेपिन वगैरह आता है, इधर आपका लाइक ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट होता है जिसमें आपका एटोसिबान आता है, और आपका लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब आते हैं। तो आप इसका टोकोलाइटिक तो बहुत सिंपल है कि आप बेसिकली प्री टर्म डिलीवरी या उसको डिलीवरी के फेज को आप एक्सटेंड करने के लिए आप बेसिकली यूट्राइन रिलैक्सेंट देते हैं। इनका मेन पर्पज होता है कि जो इमैच्योर बर्थ ना हो उसको एक्सटेंड करने के लिए आप बेसिकली यूट्राइन रिलैक्सेंट या टोकोलाइटिक्स देते हैं। तो यूट्राइन रिलैक्सेंट पूछा है, टोकोलाइटिक आपका आंसर सही। देखिए मैकेनिज्म ऑफ कॉल्चिसिन, तो कॉल्चिसिन का सबसे यूज है, कॉल्चिकम ऑटोनेल से मिलता है, ये आपका गाउट में यूज होता है, गाउटी इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो आपको क्या लिखना है, एक तो आपका वर्ड होना चाहिए गाउटी इन्फ्लामेशन के लिए स्पेसिफिक। अच्छा, ये इनहिबिट क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, क्या इनहिबिट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। सेकंड आपको ये लिखना है, ये क्या करता है, डिक्रीज न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन। तो ये 2 पॉइंट आपके होने चाहिए। और ओवरऑल कॉल्चिसिन कहां यूज कर रहे हैं, गाउट में यूज कर रहे हैं। तो ये आपको इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन और न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ बायस से, तो बायस से का आपका हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, इस बार प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पूछा हुआ है। तो आपको ओवरऑल बायस से में क्लियर है कि आपका एक स्टैंडर्ड है, एक टेस्ट है, और आपके पास लिविंग टिश्यू है या इंटैक्ट एनिमल है। तो आपको क्या यूज करना है, बायोएसे इज ए काइंड ऑफ एसे इन विच वी डिटरमाइन द पोटेंसी और स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट ड्रग और टेस्ट सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड बाय यूजिंग द लिविंग टिश्यू और एनिमल। अब ये 2 तरीके का होता है आपका, बेसिकली टाइप्स अगर पूछता है तो ग्रेडेड एंड क्वांटल। ग्रेडेड में आपको लिखना है कि आपका डोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पॉन्स, जबकि यहां क्या होता है, ऑल या नन इफेक्ट। इसमें ग्रेडेड में आपको लिख देना है कि जैसे एक टाइप में मैचिंग बायस से, इंटरपोलेशन बायस से, जितना आप पढ़े हो, 3 मल्टीपल पॉइंट बायस से में आपको 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट और 8 पॉइंट ये इसके अंदर डालना है ग्रेडेड में। जबकि ऑल या नन इफेक्ट में आपको दिखाना है एग्जांपल में, लाइक कैलकुलेशन ऑफ LD50 आप जो करते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटल बायस से, राइट। और एप्लीकेशन बायस से तो बहुत सिंपल है कि बायस से में आप किसी ड्रग की पोटेंसी को फाइंड आउट करते हो, किसी ड्रग का रिसेप्टर बाइंडिंग के बारे में डिटेल देते हो, कोई अगर नेचुरल ऑरिजिन प्लांट बेस्ड ड्रग है तो आप उसके बारे में बताते हो कि किस तरीके से उसका किस ड्रग रिसेप्टर के थ्रू एक्शन आता है। तो ओवरऑल ये बायोएसए के थ्रू ही आप करते हो। तो एप्लीकेशन तो आप डायरेक्ट नोट से याद कर लीजिएगा।
प्रिंसिपल आपका सिंपल है कि आप टेस्ट ड्रग की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हो बाय यूजिंग द कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड एंड बाय यूजिंग द एनिमल एंड टिश्यू। तो इस तरीके से आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये डिस्कशन था 23 एंड 24 में प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन पेपर का। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। जो और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि किन पॉइंट्स के साथ आपको आंसर मेंशन करने हैं। थैंक यू वेरी मच।